हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में खंड 4.4 को करेंगे। फोर्थ चैप्टर के पहले 3 खंडों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। खेलों के जरिए सीखना। अब हम खेलों के द्वारा किस तरीके से सीख सकते हैं। हमारी फाउंडेशन स्टेज है, तो फाउंडेशन स्टेज पे तो हमारा प्ले ही मिड मतलब बीच में रहता है, तो उसी के थ्रू हमें बच्चों को लर्निंग करवानी होती है। तो उस खेल में क्या क्या शामिल है? बातचीत के थ्रू कैसे, कहानियां, खिलौनों के द्वारा, संगीत के द्वारा, कला और शिल्प के द्वारा बच्चों को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो वहीं हम अपनी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बातचीत, कन्वर्सेशन। बच्चे भाषा के माध्यम से आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। शब्दों के जरिए ही वे अपनी समझ को बनाते हैं और उस पर पकड़ बनाना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि शुरुआत में बच्चे छोटे होते हैं, उनका अपने साथियों के साथ बातचीत करना, इंटरेक्शन करना काफी उन्हें इजी सा लगता है, रेदर देन कि टीचर के साथ वो बातचीत करते हुए घबराते हैं। इसलिए बच्चों को आपस में बातचीत करने के आपको सभी को मौके देने हैं। सीखने के लिए स्पष्ट भाषा और साफ तौर पर उसे समझने और इस्तेमाल के लिए बेहद जरूरी होता है। बच्चों में आसपास के लोगों और चीजों से जुड़ने की क्षमता के लिए बातचीत जरूरी है। अगर वो बातचीत करेंगे तभी तो अपने आसपास की जो उनके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। तो कक्षा में ये नहीं कि पहले की तरह, पहले की अच्छी क्लासरूम किसे माना जाता था? जो बिल्कुल चुप हो, शांत हो। बट अब जिस कक्षा में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, पूरी चहल पहल है, वो क्लासरूम बेस्ट मानी जाती है। कक्षा में बच्चों के साथ निरंतर बातचीत विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। अब बातचीत, कन्वर्सेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, सबको पता है। आप सभी लर्नर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आसान टॉपिक से सबको पता है। बट कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लाइक, अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है कक्षा में बातचीत 2 प्रकार की होती है। अब आपको क्या पता भाई बातचीत कितने प्रकार के है? तो जिस बच्चे ने फाउंडेशन ये पढ़ा होगा एनसीएफ एफएस, वही बता सकता है। अब एग्जाम डीएसएस भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, वो पूछ लेगा बातचीत कितने प्रकार की होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 प्रकार की, खुली बातचीत और नियोजित बातचीत। तो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन जो फैक्चुअल चीजें हैं, इनको समझने के लिए हम अपने इस एनसीएफ एफएस को पढ़ रहे हैं। वरना बातचीत के बारे में तो हर एक बच्चा बता देगा ये बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। खुली बातचीत के दौरान शिक्षक कुछ बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिन भर में हुए दिलचस्प कार्यों, स्कूल आते वक्त देखी गई घटनाओं के बारे में डिस्कस करने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार नियोजित स्ट्रक्चर्ड बातचीत क्या है? नियोजित बातचीत शिक्षकों द्वारा नियोजित और व्यवस्थित की जाती है। यह आमतौर पर सुबह के समय में बच्चों को एक साथ इकट्ठा करने और एक टॉपिक पर बात करने और सोचने के लिए होती है। इसमें एक टॉपिक स्पेसिफिक आप बच्चों को दे दिया जाना है, उसी के इर्द गिर्द बच्चे आपस में बातचीत करेंगे। हम सभी शिक्षकों के साथ एक घेरे में बैठकर बात करते हैं, तो इस तरह की बातचीत के समय में सर्कल टाइम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल टाइम हम किसे कहेंगे? जब सभी बच्चे शिक्षक के साथ एक घेरे में सभी बच्चे एक दूसरे के इर्द गिर्द बैठे हैं गोले में, और इस तरीके की बातचीत को हम क्या कहेंगे? सर्कल टाइम कहेंगे। बच्चे एक घेरे में बैठकर आनंद लेते हैं, एक साथ होने की भावना उन्हें प्राप्त होती है कि हम सब एक साथ हैं और सभी एक दूसरे के फेस को देख पाते हैं। शिक्षक इस अवधि के दौरान हर बच्चे को देख सकता है और हर दिन सर्कल टाइम का एक सेशन किया होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही बच्चे का हमें सर्कल टाइम का सेशन करवाना ही करवाना है। एक और संभावना यह है कि शिक्षक इस समय छोटे छोटे प्रयोग प्रदर्शित करे, जैसे गोले के बीच में पानी को कटोरा रखना और छोटी वस्तु को यह देखने के लिए रखना कि क्या डूबता है, क्या तैरता है। इससे बच्चों को इस बारे में बात करने में मदद मिलेगी कि ऐसा क्यों होगा, और वे वस्तुओं के गुणों की परिकल्पना अंजम्पशन लगा पाएंगे, कि ऐसा हाइपोथेसिस लगा पाएंगे, ऐसा इसलिए हुआ या इस वजह से हुआ। तो बच्चों को हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कि जैसे नींबू पानी में तैर रहा है या नींबू पानी में डूब गया। तो छोटी छोटी चीजें हम करवा सकते हैं जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेंगी। यहाँ हाँ या ना में जवाब वाले सवाल बहुत उपयोगी नहीं होते। बच्चे से ऐसे सवाल नहीं पूछने आपको जैसे एग्जाम में आ जाएगा यहीं से डीएसएसबी क्वेश्चन, क्या हम बच्चों से हाँ या ना के सवाल पूछ सकते हैं? तो नहीं, हमें नहीं पूछना है हाँ या ना के सवाल। ऐसे सवाल उपयोगी होंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करे, जो जिनमें अधिक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके हम कुछ वर्णन करना हो। गलत जवाब देने पर बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के भाग लेने और खुद को व्यक्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए।
अब ये सर्कल टाइम के दौरान नियोजित बातचीत के बारे में बताया गया है। आप ये खुद से पढ़ लेना वीडियो पॉज़ करके, क्योंकि अब हमारा 4.4, 4.5 ऐसे करके बहुत मतलब थोड़े बड़े-बड़े से ये चैप्टर्स हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। 4th, 5th और 6th थोड़े बड़े चैप्टर हैं, उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं, तो आप ईज़िली कंप्लीट कर पाएँगे। अभी यहाँ दिखाया गया है कि एक टाइगर रिजर्व में जो उनके साथ एक स्कूल में पढ़ती हूँ, वह कक्षा साढ़े मतलब 3 से 6 वर्ष के लगभग 9 बच्चों के रूप में से आते हैं। सर्कल टाइम के दौरान आमतौर पर दिलचस्प विषय चुना जाता है जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे। तो इसे आप खुद से पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ये देख लेते हैं हम। मैं फ्लैश कार्ड जैसी आवश्यक सामग्री तैयार करती हूँ, मतलब टीचर बता रही है अपने बारे में। पिछले दिन उन्होंने जो देखा या सुना उससे संबंधित वीडियो को शॉर्ट लिस्ट करती है कि उससे रिलेटेड बच्चे को नेक्स्ट डे हम वीडियो क्लिप्स दिखा सके। उस दिन सबसे पहले, जिससे रिवीजन भी हो जाएगी, उस दिन सबसे पहले मैं एक घेरे में ऐसे बैठने के लिए कहती हूँ जिसमें हम सभी बच्चे एक दूसरे को देख सके। तो घेरे में बच्चे बैठते हैं एक दूसरे को, तो वो सर्कल टाइम होता है जिसमें बच्चे डिस्कशन करते हैं। दिखाओ और बताओ, शो एंड टेल। दिखाओ और बताओ की अवधारणा को भारत और दुनिया में सार्वजनिक रूप से बोलने और सुनने के कौशल को विकसित करने तथा शुरुआती वर्षों में बच्चों के बीच मेल जोल और बातचीत को बढ़ावा देने की एक सफलता मिली है। मतलब कहने का मतलब है कि दिखाओ और बताओ जो सत्र होता है, मतलब जो हम क्लासरूम में एक सेशन या एक्टिविटी करवाते हैं इस पे, तो वो किसको बढ़ावा देते, तो वो सुनने और बच्चे के बोलने के कौशल को बढ़ावा देती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। फाउंडेशन स्टेज में सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार एक मनोरंजन दिखाओ और बताओ सत्र होना चाहिए। तो सप्ताह में कम से कम एक सत्र तो होना ही होना चाहिए। ये फैक्चुअल बातें आपको याद रखनी है जो इसमें बताई गई हैं। इसमें बच्चे और शिक्षक अपने पसंदीदा खिलौने, खेल, पारिवारिक फोटो, फूल, किताबें, मूल कहानी और निजी किस्से, त्योहार, पसंदीदा विषय से संबंधित बातों को करते हैं कुछ मिनटों के लिए, लेकिन अंत में अन्य भाषा भी शामिल हो सकती हैं। तो बच्चे अपनी घर की भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, शो एंड टेल सत्र, तो आपको पता होगा कि मैंने ये पढ़ा था अपने एनसीएफएफएस में। कहानी सुनना, स्टोरी टेलिंग। अब हमने बातचीत कन्वर्सेशन का टॉपिक कर लिया। अब हमारा स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। कहानियां बच्चों के लिए दुनिया की जानने की खिड़की होती है। तो कहानियां के थ्रू ही बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जान पाते हैं कि वास्तविकता में हमारी दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। यह सब हम कहानी के थ्रू ही बच्चे को सिखा पाते हैं। इसलिए तो छोटी कक्षा में बच्चों की कहानियों की एक पुस्तक अलग होती है। वे आकर्षक, सुंदर, करामाती होती है। उसमें सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे को आकर्षित करते हैं। कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है बच्चों को, खासकर छोटे बच्चे उन्हें सुनना पसंद करते हैं। भावनाओं के साथ, इशारों के साथ, जैसे जेस्चर्स के थ्रू क्लासरूम में टीचर पढ़ाते ना कि एक साहसी शेर था, तो इस तरीके से ये लय के थ्रू बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो ये बच्चे को अपनी तरफ, कहानियों की तरफ रुझान को बढ़ाती हैं। सुनाई गई कहानियां जादुई होती है और अपनी सांसें रोक देती है। बच्चे बहुत मतलब इतने सीरियस होकर कहानी को मतलब इंजॉय करते हैं ना, कि आप जब क्लासरूम में पढ़ाओगे इन फ्यूचर, जब आप टीचर बन जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के लिए कहानियां मतलब कितना बड़ा उनका इंटरेस्टिंग क्लासरूम बन जाती है वो, जब कहानियां उन्हें पढ़ाई जाती हैं। तो कहानी विशेष रूप से सामाजिक संबंधों, नैतिक चुनावों, भावनाओं को समझने में, अनुभव करने तथा जीवन कौशल के प्रति जागरूकता के बारे में सीखने का एक अच्छा माध्यम है। जो सभी को पता है कि कहानी के क्या क्या बेनिफिट हैं, जो बच्चे को नैतिक गुण सिखाएंगी, क्या सही है क्या गलत है, भावनाओं को समझने में, अनुभव करने का कौशल प्रदान करेंगी। कहानियों को सुनते समय बच्चे नए शब्द सीखते हैं, जिससे उनकी शब्दावली का विस्तार होता है। साथ ही साथ वाक्य संरचना एवं समस्या सुलझाने के कौशल भी सीखते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा वक्त तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वे भी कहानियों में तल्लीन होकर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज है जिनको आप एग्जाम में अच्छे से केटर कर लेंगे। अब यहाँ पे कहानी दिखाई गई है बहादुर और साहसी कनकलता बरुआ की। चलो हम भी इसे पढ़ लेते हैं अपनी इस क्लास में, आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कनकलता बरुआ का जन्म असम के बरगाबाड़ी में कई साल पहले हुआ था। वह अपने गांव के अन्य सभी लड़कियों की तरह खेलती, खिलखिलाती और अपने भाई और बहन की देखभाल करते हुए बड़ी हुई थी। लेकिन वह बहुत बहुत खास थी। वह जानती थी कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने महसूस किया कि उसके देश को उसकी और भी ज्यादा जरूरत है। क्यों है ये हम देखते हैं कि उसके देश को उसकी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी।
वह चारों ओर से परेशानियों से घिरी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उसके गांव के में पुलिस इंस्पेक्टर ने कभी किसी को भारत का झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी थी। उसने बहादुरी से ऐसा करने की कोशिश की और उन्होंने उसे गोली मार दी। यह एक बेहद दुखद दिन था, लेकिन वह ऐसी हीरो बन गई थी जिसने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हमें उस पर गर्व है। अब उनके नाम पर एक स्कूल, उससे एक बहुत बड़ा जहाज, उसकी 2 मूर्तियां हैं, उनकी तस्वीर और नाम छपी हुई एक डाक टिकट भी है जिसका हम सभी अपने पत्र भेजने के लिए उपयोग करते हैं। तो आपको देखो, ये कहानी मैंने आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई कि आपको भी मैं कहानी सुना रही हूँ रियलिटी में, इसलिए नहीं कि मैं आपको मतलब समझा रही हूँ। मैंने आपको इस तरीके से इलस्ट्रेट करके दिखाया कि आपको अपने क्लासरूम में भी इसी तरीके से पढ़ानी है। देखो, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, इस NCFFS को सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप अपना एंटिटी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप इस सोच के साथ इस NCFFS को पढ़ें कि आपको इसको अपने इन फ्यूचर जब आप टीचर बन जाएंगे तो अप्लाई करना है। अगर इस निष्ठा और भावना के साथ आप पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं दिल से कह रही हूँ कि आप सभी टीचर बनेंगे, आपका DSSB का एग्जाम क्रैक होगा और आप बच्चों के लिए मतलब इस तरीके का क्लासरूम बनाएंगे जो मतलब उनकी वृद्धि विकास मतलब हर तरीके से बेहतर होगा। तो इस NCFFS को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको इससे सारी चीजें सीखनी है। क्यों? क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो और आप इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे बच्चे एक ही कहानी को बार बार सुनना पसंद करते हैं। वक्त के साथ वे अपने कथ्य को बेहतर अर्थ निकालते हैं और कोशिश करने पर इसे याद भी रखते हैं। एक ही कहानी में अलग अलग रूपों को बार बार सुनने से उन्हें कहानी के पात्रों, घटना और विचारों के साथ बेहद ढंग से जुड़ने में मदद मिलती है। एक कल्पना और शब्दावली का निश्चित रूप से विकास होता है। मौखिक रूप से कहानियां सुनते समय शिक्षक को कहानी अच्छी तरह से जाननी चाहिए। कहानियों को आवाज में उतार चढ़ाव, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, और भावों के साथ सुनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मतलब कोई हाव भाव नहीं बदले और एक ही उसमें एक समय की बात है चोरा, मतलब इस तरीके से नहीं बताना बच्चे को। पूरे हाव भाव के साथ, आवाज में उतार चढ़ाव के साथ बच्चे को पढ़ानी है। एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी बच्चों को कहानी में आगे ले जाने वाली घटनाओं की कल्पना और उसमें भाग लेने में मदद करती है। कहानियां सुनने के लिए किताबों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किताबों को छूना, पन्ने पलटना, चित्रों को देखना, उंगली फेरना, उनका आनंद लेना। बच्चों को अक्षरों को पढ़ना आना जरूरी नहीं है, इसलिए कि पढ़ना आता है तभी बच्चा कहानी सुन पाएगा, देख पाएगा, नहीं। इसके लिए वक्ता प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चा वैसे भी कहानी को एंजॉय कर सकता है। ये देखो, सारी बातें यही नॉर्मल है, आप खुद पढ़ेंगे। अभी वीडियो पॉज कर लो, साथ साथ खत्म कर लो, आपको समझ भी आ जाएगा। और बाद के लिए छोड़ दोगे वो छुटा ही रह जाएगा। अब मैं इतना सब आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहती। बच्चे और शिक्षक कहानियों को नाटक में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में नाटक, एक कहानी आपने क्लासरूम में पहले पढ़ा दी, फिर सभी बच्चों को उस कहानी में जो जो पात्र थे उनका रोल दे दिया, फिर नाटक के रूप में क्लासरूम में प्रस्तुत करवाई, तो बच्चे उस कहानी को एंजॉय भी कर पाएंगे और अपने मतलब रियल लाइफ में फील कर पाएंगे कि रियलिटी में कहानी क्या है, और उसके मूल्य को भी सीख पाएंगे। उनमें अभिनय करने और संवाद बोल सकने, इस तरह से कहानियों का अनुभव कर सकते हैं। बच्चों को टेलीविजन और लैपटॉप पर कहानियां दिखाई जा सकती हैं। वे कहानियों के ऑडियो टेप भी सुन सकते हैं। कहानियों को सुनने के अलावा बच्चे को कहानी सुनाने का भी अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप ही क्लासरूम में कहानी सुनाए जा रहे हैं। कई बार बच्चों को ऐसे सेशन भी रखने हैं कि बच्चे कहानी सुनाएं। बच्चे पहले सुनी हुई कहानी सुनना सीखते हैं या फिर उसके द्वारा बताई गई कहानी को सुना सकते हैं। शिक्षक कहानी सुनाना शुरू कर सकता है और बच्चे से उसे पूरा करने के लिए कह सकता है। जैसे कि आप आगे की लाइन खुद बोल दें और फिर आगे लाइन को कंप्लीट करने के लिए बच्चे को दे दें। ये कुछ कहानी जो बच्चे के लिए कहानियों की बुक होती है। पंचतंत्र अब बहुत फेमस है। जातक, हितोपदेश की मूल कहानी और भारतीय परंपरा की भी कहानी हमें जोड़नी है, जो हमारे NCFFS ने शुरू से बताया कि बच्चे को हमें अपनी भारतीय परंपरा से अवगत करवाना है। मजेदार दंत कथाएं और प्रेरक कहानियों को सुनने, पढ़ने और सीखने का अवसर मिलना चाहिए। अब हम टॉय बेस्ड लर्निंग, खिलौने आधारित शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यह खेल आधारित शिक्षण शास्त्र का एक जरूरी हिस्सा है। छोटे बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव एवं वास्तविक वस्तुओं पर काम करने से सीखते हैं। वे कोशिश करते हैं, खोजबीन करते हैं और सीखते हैं। देखो, खिलौने आधारित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को हम खेलने के कुछ उपकरण दे दें, उससे बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे, वास्तविक चीजों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। तो नॉर्मल है, वीडियो पॉज करो,
खुद से पढ़ लो अभी, साथ साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। खिलौना चाहे सरल हो जटिल हो, इसमें बच्चे को सीखने के लिए एक सबक होता है। जब एक बच्चा एक खिलौना हाथ में लेता है तो उसमें बदलाव करता है, जोड़ तोड़ करता है, वह अपने मोटर कौशलों का अभ्यास कर रहा होता है, वह अपने हाथ, आंख और हाथ के समन्वय की मजबूती कर रहा होता है। जिन खिलौनों से खेलने के लिए बच्चे को धक्का देना, खींचना, पकड़ना, चुटकी बजाना, मोड़ना और कुछ करने के लिए अपने हाथ और शरीर का उपयोग करना पड़ता है, वे बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई बच्चा ब्लॉक का एक टावर बनाता है अतः उसे जमीन पर गिरे हुए टुकड़े दिखते हैं, वह अवधारणाओं को सीखता है, उन्हें गिरने से रोकने के लिए समाधान के बारे में सोचता है। एक पहेली एक बच्चे को पैटर्न का पता लगाने में मदद करती है। तो बच्चे खिलौने के थ्रू बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड रूप में सीख रहे होते हैं। वही नॉर्मल सी बात है कि बच्चे फिटनेस और मजेदार सामग्री जैसे गेंद, बीन बैग्स, कूदने, बच्चों को आत्मविश्वास हासिल करने, व्यायाम करने, तनाव मुक्त करने, दूसरों के साथ मौज मस्ती करने, सूक्ष्म स्थूल मोटर कौशल विकसित करने में मदद करती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। परंपरागत रूप से प्रयुक्त खिलौनों के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ढिंगली क्या है। ये कपास की गुड़िया होती है। हम पढ़ते हैं जैसे पहले, रिंग सेट पहेली एक लकड़ी से बनी क्रमबद्ध रिंग्स का एक सेट होता है। कर्नाटक के चन्नपटना में निर्मित इसका उपयोग क्रमबद्धता सीखने के लिए किया जा सकता है और सूक्ष्म मोटर और स्थूल मोटर रंग आकार की समझ को विकसित करने में भी मदद करता है। तो रिंग सेट पहेली कर्नाटक के इस जिले में निर्मित की जाती है। इस बात तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। डिंगली, कपास की गुड़िया। डिंगली गुजरात के पारंपरिक खिलौनों की गुड़िया में से एक है। कहाँ की है? गुजरात की। याद रखना है आपको। यह कपास से बनी होती है। डिंगली किससे बनी होती है? कपास से। यह लाल, नीले, हरे, पीले जैसे विभिन्न आकर्षक रंगों से कढ़ाई वाले कपड़ों से सजाई होती है। ये गुड़िया छोटे व बड़े आकार में उपस्थित होती है। इनको उपयोग नाटकीय प्रस्तुति के लिए किया जा सकता है। रसोई किचन सेट। भारत के कई हिस्सों में रसोई के बर्तनों के सेट का इस्तेमाल खिलौनों के रूप में किया जाता है। लकड़ी से बने होते हैं और आकर्षक और मनमोहक बनने के लिए रंग पुताई की जाती है। होप आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। गीत और तुकबंदियां, सॉन्ग एंड राइम्स, जिसको हम अपने फाउंडेशन स्टेज पे बहुत प्राथमिकता देते हैं। बच्चों को गीत, राइम्स बहुत सुनाए जाते हैं। बच्चे उन पे नृत्य करना पसंद करते हैं। गीत की भी भाषा सीखने का एक अद्भुत माध्यम है। गीत के थ्रू बच्चे लैंग्वेज सीख सकते हैं। गीत को चुना जा सकता है ताकि वे अवधारणा को आधार दे जिन बच्चों द्वारा सीखे जाने की जरूरत है। जैसे 5 लिटिल मंकीज, ये आपको सॉन्ग्स के, पोएम्स के, राइम्स के नाम बताए गए हैं। जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल ऑफ एंड हर्ट हिज हेड, तो ये नाम है, देख सकते हैं आप। बच्चे गीत के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं को समझते हैं और उनकी शब्दावली का भी विस्तार होता है। गीत के साथ होने वाली शारीरिक हलचलें स्थूल और सूक्ष्म मोटर कौशलों को बढ़ाती है। जैसे बच्चे गीत गा रहे तो साथ में हिलना, झुलना, नाचना भी करते हैं, तो उससे भी उनके सूक्ष्म और स्थूल कौशलों का विकास होता है और शरीर की गति व हाव बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करते हैं। गीत बच्चों के साथ बातचीत को बढ़ावा देते हैं और सहयोग की भावना की ओर ले जाते हैं। स्थानीय संदर्भों से युक्त खास गीत और तुकबंदियां जैसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहले से स्टार मार्क इसलिए है। मलयालम में पंचर कुंजू, बंगाला में घूमर पारानी मीमाशी पीशी। ये पूछ लेंगे आपसे, पंचर कुंजू कहाँ का गीत या तुकबंदी है? तो कहाँ की है? मलयालम की। बंगाल की घूम परानी माशी पीश, हिंदी में मछली जल की रानी, कंकड़ में आने बनता। तो ये इस तरीके के ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। शब्दावली, कल्पना, अभिव्यक्ति को पढ़ने का एक अच्छा खास तरीका है। विभिन्न भाषाओं के गीत बच्चों को अनुमान लगाने, भाषा का सम्मान और भिन्न शब्दों के बीच संबंध बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत में हम में से अधिकांश बहुभाषी और यह महत्वपूर्ण है कि गीत और तुकबंदियां बच्चे को बहुभाषी बनने रहने में की क्षमता को बढ़ावा देती हैं। शिक्षक 2 या 3 स्थानीय भाषाओं की कुछ तुकबंदियां, गीतों का चयन कर सकता है और उनका अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों के साथ गा सकता है। दादा दादी, माता पिता, समुदाय के अन्य सदस्य अद्भुत स्रोत हैं। संगीत की समझ विकसित करने के लिए समूह में एक साथ मिलकर गाने और मजेदार गतिविधियां करवाई जा सकती है। कक्षा में जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर उसको उल्टा करके दिखाएं, मा पा धा नी सा सा रे गा मा। इस तरीके से आप एक्टिविटी करा सकते हैं। इसको खुद पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संगीत वाद्य यंत्र भी इन सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वर, मुग्ध, रंग, राग, लय, ताल
को एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों के साथ तुकबंदियाँ कैसे कराएं? तुकबंदियाँ और उनके साथ किए जाने वाले अभिनय या क्रियाओं से परिचित हो। तुकबंदियों को एक चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखकर उसके साथ कोने में एक इससे जुड़े चित्र भी चिपकाए जा सकते हैं और हर बच्चे की नज़र की ऊंचाई पर प्रदर्शित करके बच्चों को तुकबंदियाँ सीखने दें। नोट: तुकबंदी को कम से कम 3 से 4 बार गाया जाना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना, पूछ लेगा एग्जाम में। 5 से 6 बार गाना चाहिए, 3 से 4 बार गाना चाहिए। देखो पीआरटी के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी मैंने एनालाइज किया, क्योंकि हमारे एनटीटी के इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, तो उस तरीके से वहां भी एनआईएस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीआरटी में भी। तो वहां पे भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि तुकबंदियों को कम से कम कितनी बार गाया जा सकता है। 5 से 6 बार, 8 से 9 बार, 10 से 12 बार, 3 से 4 बार। तो जिस बच्चे ने डीपली पढ़ा है ना वही बता पाएगा 3 से 4 बार। और ज्यादा नहीं कि रटते रहो 3 से 4 बार। आपको वहां क्वेश्चन देखोगे ना, खुद 2 मिनट में सही आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तुकबंदी का परिचय दें और उन्हें समझाए भी कि यह किस बारे में है। जब बच्चे सुन रहे हो तब लय, अभिनय और स्वर के साथ पूरी तुकबंदी को गाएं। बच्चे से कहें कि हर एक पंक्ति को अपने बात दोहराएं और चित्र देखकर प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी समझें। शब्दों को व्यक्त करने वाली क्रिया करें और बच्चे को अनुसरण करने के लिए कहें। अब बच्चे आपके साथ अभिनय करते हुए गाएंगे। बच्चों को समूह या व्यक्ति रूप से गाने के लिए प्रोत्साहित करें। अब संगीत और शारीरिक हलचल, म्यूजिक एंड मूवमेंट। संगीत आनंददायी होता है। बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी लोरी और गुनगुनाने सुनते हुए बड़े होते हैं, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चे को गुनगुनाने के थ्रू ही माता पिता, दादा नानी सुलाते हैं, खिलाते हैं। हमारे आसपास संगीत में बहुत सारे स्रोत हैं। किसान खेत में गाते हैं, मधुमक्खियों की बिनबिनाहट, कोयल की कूक और खिड़की पर बारिश की गड़गड़ाहट। तो ये सब क्या है? संगीत, और संगीत के साथ मूवमेंट्स को भी दर्शाती है, क्योंकि गुनगुनाते हुए हर एक व्यक्ति मूव करता है। मस्तिष्क के विकास, ये इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के विकास और सिनेप्टिक कनेक्शंस के निर्माण के लिए संगीत भी एक प्रभावशाली उद्दीपन है। तो ये सिनेप्टिक कनेक्शन हमारे प्रीवियस ईयर 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि सिनेप्टिक कनेक्शंस कितनी उम्र में बच्चे के मस्तिष्क में बनने लग जाते हैं। तो 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे के माइंड में सिनेप्टिक कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। इसके बारे में और डिटेल से किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। मस्तिष्क के विकास और सिनेप्टिक कनेक्शन के लिए संगीत भी एक प्रभावशाली उद्दीपन है। अतः लय का पालन करने और सरल वाद्य यंत्र बजाने और गायन को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीन के डिब्बे या खंजरी, तंबूरा या मंजरी, झांझ पर बजने वाली ताली या ताल के साथ शरीर की हरकतें हो सकती हैं। वीडियो पॉज करें, खुद से सारा पढ़ना है। बच्चे संगीत वाद्य की आवाज से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ड्रम, ताली, ताल की छड़, तंबूरा बजाने का आनंद लेते हैं। बच्चे की शरीर की ताल और संगीत वाद्य के माध्यम से और शारीरिक हलचल और संगीत से खेल खेल कर संगीत बनाने में शामिल किया जा सकता है। बच्चे को ध्वनियों का अन्वेषण और संगीत बनाने के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए घर पर बने हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्धि या फिर खरीदकर संगीत उपकरणों की रेंज उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब माता पिता को भी बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को फ्लूट खरीद के दे सकते हैं, ड्रम बजाना सिखा सकते हैं। तो ये सभी बच्चे के छोटी उम्र से ही हर एक एस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक अभिनय गीत दिखाया गया है, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वे खड़े हो जाएं और मेरी तरह अलग अलग लय में ताली बजाएं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप हमें देख सकते हैं और कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने शरीर को हिला सकते हैं और आवाजें सुन सकते हैं। कुछ अपनी उंगलियां फंसा लेते हैं, अपने पैरों को धरती पर मारते हैं वगैरह। मैं उनसे यह भी पूछता हूँ कि आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं। कोई कहता है मैं खुशी से ताली बजाता हूँ और कुछ कहते हैं मैं खुशी से चिल्लाते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ, आइए हम इन सभी आवाजों को मिलकर एक गीत बनाएं। मैं पहले गाता हूँ और जब भी मैं आवाज निकालता हूँ तो उनके मेरे साथ जुड़ने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पे एक टीचर मतलब बता रहा है कि वो किस तरीके से कक्षा में गीत को, अभिनय को बच्चे से सिखा रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो सब गाते हैं, when you are happy and you know it, clap your hands. when you are happy and you know it, clap your hands. when you are happy and you know it, you are really want to show it, clap your hands. तो इस तरीके से ये यहाँ पे पोएम दिखाई गई है, जिसका मतलब हमारे एग्जाम से इतना वो नहीं है। ये यहाँ पे पिक्चर दिखा दी है।
इस तरह से अभिनय गीत मेरे बच्चों को व्यस्त रखने में कभी असफल नहीं होता और वे खूब मस्ती करते हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं। अब कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों को रंगों के साथ खेलने और अपने रुचि का कुछ बनाने में मजा आता है। कला और शिल्प बच्चों को अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। जैसे ड्राइंग के थ्रू बच्चे बहुत ज्यादा क्लासरूम में इंजॉय करते हैं। अपने कलर्स के थ्रू उन्हें लिखना खेलना बहुत पसंद होता है। इसके लिए बच्चे कागज, क्रेयॉन, स्केच पेन, रंगीन काली पेंसिल, चारकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब नॉर्मल है। सिर्फ आपको याद रखना, आर्ट और क्राफ्ट में हमारी क्या आएगी, चित्रकारी के थ्रू बच्चे सीखते हैं। रंग रंगाई, पेंटिंग, ये देखो यहाँ पे बच्चों ने अपने हाथ पे मतलब कलर्स के थ्रू अपने हैंड के इम्प्रेशन को यहाँ पे लगाया है। तो वही सारी चीजें दिखाई गई हैं कि बच्चे आलू, भिंडी जैसी अन्य सामग्री के साथ भी छपाई कर सकते हैं। थ्रेड पेंटिंग, ये सभी बच्चे को क्लासरूम में करवा सकते हैं आप। चिपकाना, देखो यहाँ पे बच्चे ने एक ड्राइंग बना रखी है छोटे छोटे पेपर्स के थ्रू। तो चिपकाना, कागज या कपड़े पर चिपकाने के लिए गोंद या इस तरह से चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षक या बच्चे एक आकृति बना सकते हैं जिस पर बच्चे माचिस या रंगीन कागज चिपकाते हैं। तो ये सब इजी है। चिपकाना, रंगना हो गया। ये क्ले से मिट्टी द्वारा बनाया गया है। बर्तन बनाने वाली गीली मिट्टी में थोड़ा सा गोंद मिलाकर इसका इस्तेमाल मिट्टी की लपाई के रूप में किया जा सकता है। आटा गूंथ सकता है। सब पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। बच्चे विभिन्न आकारों और मोटाई के कागजों को फाड़कर शुरुआत करते हुए कैंची से काटने के वह आगे बढ़ते हैं। 4+ या 5+ साल के बच्चों को कागज काटने और उसके बाद में कटे हुए आकार और डिजाइन बनाने के लिए थोती कैंची दी जा सकती है। तो बच्चों को हम थोती कैंची किस उम्र में दे सकते हैं, जब बच्चा 4+ या 5+ होगा, उससे पहले नहीं। कटे और फटे टुकड़ों का उपयोग चिपकाने की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। बच्चों को पेपर फोल्ड करने का कौशल की सिखाया जा सकता है। पेपर फोल्डिंग के थ्रू कितनी अच्छी अच्छी जैसे चिड़िया बनाई जा सकती है, नाव बनाई जा सकती है, जहाज बनाई जा सकती है। इससे दबाकर पेपर फोल्ड मॉडल बनाया जा सकता है। कागज को आधा मोड़कर शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे काटने और चिपकाने के कौशल का इस्तेमाल खाली गत्ते के बॉक्स, रेत, मिट्टी आदि के द्वारा वाहन, जानवर, भवन आदि चीजों का निर्माण कर सकते हैं। अब कला और शिल्प कार्य के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सभी ओपन एंड गतिविधि होनी चाहिए। मतलब बच्चे बाहर ओपन एंडेड, मतलब बच्चे को अपने अनुसार चीजों को बनाने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक की तरफ से न्यूनतम दिशा निर्देश देना चाहिए। जैसे टीचर गाइड करता है कि मुझे सिर्फ सभी बच्चों को एक पेड़ बना के देना है। अब सभी बच्चों की क्रिएटिविटी, सोच विचार अलग अलग है, तो टीचर को ओपन एंडेड रखना चाहिए। बच्चे अपने अनुसार क्लासरूम में आर्ट बना सकते हैं। बच्चे को अपने बारे में अलग अलग तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा एक पेड़ बनाना चाहता है तो सबसे अच्छा है कि शिक्षक पेड़ बनाकर उस बच्चे को नकल करने के लिए ना कहे कि टीचर ने पेड़ बना के दिखा दिया और बच्चे ने एज इट इज बना ड्रॉ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसके बजाय वे सवाल पूछ सकती है, जैसे पेड़ कैसा दिखता है, ऊंचा या छोटा, उसके तने की आकृति कैसी होती है, शाखाएं कैसे फैली हुई होती है, क्या कई शाखाएं होती हैं या केवल 2 या 3 शाखा होती हैं, पत्तों की आकृति और रंग कैसा होता है। इस तरह बच्चों को अपने देखा हुआ पेड़ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बेशक शिक्षक विचार में योगदान दे सकती है और चीजों को करने के लिए बेहतर सुझाव दे सकती है, जैसे कटिंग, पेपर फोल्डिंग भी बना सकते हैं। छोटे बच्चों की कला और शिल्प बनाने को प्रोत्साहन शामिल होना चाहिए। उन्हें निकलने वाले उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चा उस चीज को ज्यादा इंजॉय करे, उससे ज्यादा सीखे। ये नहीं कि उसने आकृति किस तरीके की बनाई है, सुंदर या बेकार। मतलब बेहिचक कलात्मक अभिव्यक्ति, शिक्षक को अपनी कल्पना के साथ शिक्षक द्वारा दिशा निर्देश अभ्यासों के माध्यम से दृश्य व्यवस्था, कलाकृति, धुन, गीत, अभिनय, नाटकीय, खेल, नाटक और रचनात्मक कलाओं के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। कलात्मक अभिव्यक्तियों के संदर्भ में सही और गलत, अच्छा और बुरा की धारणाओं से बचना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के ड्राइंग को देख के कह रहे हैं नहीं ये ठीक है, नहीं आपकी गलत है, या आपकी अच्छी है, आपकी गलत। इन सारी चीजों से बचना चाहिए। इसके बजाय विभिन्न दृष्टिकोण, अनुभव, अभिव्यक्ति और कल्पना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शाबाशी दी जानी चाहिए। सामग्री और माध्यमों और उपकरणों की खोज, ब्रश का उपयोग दृश्य कलाओं में उपकरण के रूप में किया जा सकता है, लेकिन संगीत वाद्य या नाट्य सामग्री के रूप में उपयोग में किए जाने की संभावना भी हो सकती है। बच्चों को पारंपरिक रूप से स्वीकृत विधाओं के अलावा कला के प्रत्येक क्षेत्र में भी उपकरण और सामग्रियों के उपयोग की, ये सब नॉर्मल बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये है मन में कि मुझे पूरा पढ़ना है तो वीडियो अभी पॉज करो और पढ़ लो इसे।
अवलोकन बच्चों को न सिर्फ अपने आसपास की दुनिया के अपने नजरिए को देखना बल्कि खुद के विचार, संवेदनाओं, भावनाओं, अभिव्यक्ति, कामों और पूरे व्यवहार का समूह अवलोकनकर्ता बनने की भी जरूरत को सिखाता है कि बच्चा खुद को भी ऑब्जर्व कर पाए। बातचीत और संगीत को बढ़ावा देना है। सौंदर्य संबंधी प्रशंसा। कला वर्ग में नियमित रूप से बातचीत और चर्चा शामिल होनी चाहिए जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं, सामूहिक रूप से क्या सराहाया जाता है और सौंदर्य की दृष्टि से क्या अत्यंत आवश्यक शामिल हो सकता है। ये बातचीत कक्षा में किए गए व्यवहारिक कार्य व सौंदर्य संबंधी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए जिससे बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हो सकता है, जैसे रंग, कपड़े, भोजन, नृत्य, त्योहार, प्रदर्शन उनकी प्राथमिकता है। इस बातचीत में शिक्षक की भूमिका सहभागी और गैर निर्णयात्मक होनी चाहिए कि टीचर एक निर्णय ना दे इस बात के ऊपर। कला वर्ग के दौरान चर्चा के लिए 8 से 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के लिए कला और शिल्प के समय ब्लॉक ऑफ टाइम की योजना बनाना उपयोगी हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, क्लास 1 और 2 में कला और शिल्प के मतलब पीरियड में या एक्टिविटी के टाइम ब्लॉक ऑफ टाइम की योजना बनाया जा सकता है। चूंकि कला को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की खोज के लिए समय और अवसरों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी तैयारी, व्यवस्था, वितरण और साफ सफाई के लिए कला बनाने पर केंद्रित 1 घंटे के ब्लॉक को वैकल्पिक दिनों पर लय प्रदर्शित किया जा सकता है। हर दिन 20 मिनट के छोटे समय में ब्लॉक की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं, सोमवार को संगीत का अभ्यास करवाया जाएगा, मंगलवार को नाटक का अभ्यास, बुधवार को नाटक शारीरिक हलचल, गुरुवार संगीत का अभ्यास, शुक्रवार नाटक का अभ्यास, शनिवार नृत्य शारीरिक हलचलों का अभ्यास। फिर कलाकृति बनाना और उसकी सराहना करना, ये इस तरीके से हम बांट सकते हैं बच्चे को। अब इंडोर गेम्स। आई नो आपकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है बट ये जो 4 चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, 5th भी बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को सुनना है, पढ़ना है। अगर जो बच्चा देखो वो है सीरियस है, वो अब यहाँ वीडियो तक आ चुका होगा, और जो बच्चे सीरियस नहीं है वो आधी वीडियो देख के जा चुके होंगे, तो हम उनका क्या कर सकते हैं। इंडोर गेम्स, जिस तरह से शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, उसी तरीके से दिमाग का व्यायाम भी जरूरी है। रणनीति, खेल, तर्क व शब्द पहेलियां और मनोरंजन गणित बच्चों को गणित के बारे में प्रोत्साहन और तार्किक कौशल विकसित करने में सबसे अच्छे तरीका है, जो उनके पूरे स्कूल के वर्षों के साथ असल में पूरे जीवन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिगसॉ पहेलियां, ब्लॉक के साथ खेलना, भूल भुलैया को हल करना बच्चों की कल्पनात्मक तर्क को विकसित करने में मदद करता है। रणनीति के खेल, टिक टैक टो और शतरंज जैसे गहरे खेल तक ले जाने चाहिए। रणनीतिक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित कर सकते हैं। खेल खेलना जैसे चोपड़ा, सांप सीढ़ी, लूडो मजेदार होता है। यह गिनती, रणनीति, सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, साथियों के साथ संबंध बनाने में भी सिखाता है। कंकड़ों वाला सरल अंक गणितीय खेल, इस खेल को आप खुद से पढ़ना। देखो इजी पढ़ोगे इजीली समझ आ जाएगा। अब सब कुछ मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊं तो इस तरीके से तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। होप आप समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रसिद्ध संगीत पहेली है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बताओ, बताना। इस पहेली का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, देखती हूँ कितने बच्चों को इस पहेली का आंसर पता है। अब आउटडोर गेम्स, जिस तरीके से इंडोर गेम्स इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आउटडोर गेम्स भी हमें बच्चे को उतनी ही सेशंस बच्चे के करवाने चाहिए। चलना, दौड़ना, कूदना, पीछे लात मारना, गेंद फेंकना, पानी, कीचड़, तो ये सभी हमारे बाहरी खेलों में आते हैं। छोटे बच्चे बिना किसी नियम व सरल नियमों के साथ समूह में खेलना पसंद करते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, फेंकना, फाड़ना, गेंद को छेद में फेंकना। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे सरल नियमों का पालन करते हुए समूह खेलों का आनंद लेते हैं, जैसे पिट्ठू, इट्ठे, जंजीरी, आग मिचोली, तो ये सभी नाम है आउटडोर गेम्स की। जंगल में लगी आग, भागो बच्चों भागो, तो ये तरीके के क्या है, ये एक आउटडोर एक्टिविटी है। पूछ लेगा एग्जाम में ये गेम देके, जंगल में लगी आग, भागो बच्चों भागो, किस तरीके का खेल है, इंडोर आउटडोर। पढ़ लेना खुद से, इंटरेस्टिंग है। बाहर खेलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। अब
सुरक्षा का ध्यान रखना तो देखो अंदर खेलते हुए भी ज़रूरी है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, यहाँ कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट हो तो वो हमारा ना छूट जाए। प्रकृति में और उसके साथ समय बिताना, मछली के बारे में कोई किताबें पढ़ना या कहानी सुनने की बजाय उसके सामने देखकर समझना आसान होता है। तो टीचर को बच्चों को बगीचे में बाहर ले जाना चाहिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ बच्चों के घर में बगीचा होता है। जब हम पौधे पर चर्चा करते हैं तो अन्य बच्चों को दिलचस्पी बढ़ जाती है और उन्हें पौधे कैसे बढ़ते हैं, क्या चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कब खाना चाहिए, जैसे कई सवाल पूछते हैं। नॉर्मल बातचीत है ये। पेड़ पौधे पक्षी जानवरों के साथ समय बिताना, चारों ओर घिरी प्रकृति में सिर्फ शांत रहना पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ का आधार विकसित करते हैं। तो बच्चे के लिए अ, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, प्रकृति के साथ भी बच्चे का हमें मेल-जोल बढ़ाना है। क्षेत्र अध्ययन यात्रा फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप से आप क्या समझते हैं? कि बच्चे को जब हम देखते हैं, स्थानीय सब्जी बाजार नई और ध्वनियों से भरी एक रोमांचक जगह होती है। दवाखाना, बस अड्डा, डाकघर, पुलिस स्टेशन बच्चे को एक अपरिचित लेकिन दिलचस्प दुनिया से परिचित कराते हैं। इसलिए हमें क्लासरूम में फील्ड ट्रिप्स बच्चों की समय समय पर करवानी चाहिए। उन्हें कई तरह की चीजें सिखा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में छोटी स्थानीय क्षेत्र अध्ययन यात्रा कक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त ज्ञान को कुख्यात करती है और उन्हें ज्यादा सवाल व उन्हें पहले से ज्ञात चीजों के बारे में संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है। इन अनुभवों के माध्यम से बच्चे खुद का प्रबंधन करना और दूसरों के साथ रहना सीखते हैं। प्रकृति में टहलते हुए गणित सीखना, इसको आप पढ़ना नॉर्मल है। देखो अब हमारा 4.4 फिनिश हुआ है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, 36 मिनट की, बट गाइज मेहनत का फल अवश्य आपको मीठा मिलेगा। लगे रहो, जम के 4.5 करेंगे, 4.6 करेंगे, 4.7 करेंगे, फिर ऐसे 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 10th चैप्टर तक अपना फिनिश कर लेंगे हम जल्दी ही। ऐसे ही लगन के साथ पढ़ते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी।